नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी भाई आरके सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज बोर्ड में लिखा हुआ है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आज उनकी चर्चा हम लोग जो है करेंगे। तो पहला जो कारक है बाल विकास को जो प्रभावित करता है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। दूसरा कारक है वातावरण। यदि बालक को उसके अनुसार वातावरण नहीं मिलेगा तब भी उसका कहीं ना कहीं विकास जो है प्रभावित होगा। तीसरा कारण है आहार, यानी भोजन, आहार भी प्रभावित करता है। चौथा कारण है स्वास्थ्य या रोग। ये जो है सब जो है बाल विकास को कहीं ना कहीं कारक प्रभावित करते हैं। लेकिन जो मुख्य कारक होते हैं वो दो कारक हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम ये कारक कैसा है, तो ये कारक जो है जैविक है, यानी जैविक जो मुझे माता पिता से मिला हुआ है, जन्मजात मिला हुआ है, उसे जैविक कहते हैं। और वातावरण कैसा कारक है, तो वातावरण ये सामाजिक कारक है, सामाजिक कारक है। यहां तक समझ में आया। लेकिन जो है आप अगर जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो वहां पे आपको ना तो वंशानुक्रम शब्द ढूंढे मिलेगा और ना ही वातावरण मिलेगा। ये दोनों शब्द नहीं ढूंढे मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट के पेपर में वंशानुक्रम जो शब्द है इसकी जगह पे जो है प्रकृति होता है, यानी वंशानुक्रम की जगह पे क्या होगा, प्रकृति। और प्रकृति ये क्या है, तो ये प्रथम है। और वातावरण क्या है, तो वातावरण पोषण है, पोषण। इसको हम द्वितीयक भी कहते हैं, द्वितीयक। यहां तक समझ में आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यदि कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपने देखा कि जो है बालक के विकास को मुख्यतः जो है मुख्य रूप से तो दो कारक प्रभावित करते हैं। वैसे तो जो है वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, स्वास्थ्य, रोग, ये सब जो है बालक को प्रभावित करते हैं। अब हम यदि पूछा जाए कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने में जो है किसकी भूमिका ज्यादा रहती है, वंशानुक्रम की या वातावरण की, तो बालक के विकास को जो विकसित होने में जो भूमिका रहती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की रहती है। किसी को हम कम या किसी को ज्यादा नहीं कह सकते कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो है यदि पेड़ है, यदि एक बहुत सा अच्छा आम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है और उसको वो पेड़ तो बहुत विकसित हो सकता है, मतलब उसमें जीन जो है, गुण जो है वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यदि उसको थार के मरुस्थल में लगा दिया जाए, पानी ना दिया जाए, खाद ना दिया जाए, उसको सही से मतलब वातावरण नहीं दिया जाए, तो क्या उसका विकास हो सकता है? नहीं ना। लेकिन यदि मान लेते हैं कि हम तुलसी का पेड़ है और उसको जो है रोज खाद पानी दें, अच्छा वातावरण दे रहे हैं, तो क्या वो आम के पेड़ जैसा या पीपल के पेड़ जैसा हो सकता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बालक के विकास में जो मुख्य भूमिका होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण की होती है। किसी को हम कम या किसी को हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक चीज को, यानी वंशानुक्रम और वातावरण में किसी एक चीज को आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो पहला जो कारक हम पढ़ेंगे वो वंशानुक्रम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम हम उन पैतृक गुणों को कहा जाता है। एक दो शब्द आप पहले वंशानुक्रम पर लिखिए। वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहा जाता है जो
कहा जाता है जो माता पिता या उनके पूर्वज, माता पिता के पूर्वज या पिछली पीढ़ियों से गुण मिलते हैं, उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, वंशानुक्रम के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जिस दिन बालक का गर्भाधान होता है माँ के पेट में, उस दिन कुछ नहीं एक केवल एक संयुक्त कोष बनता है, और उस संयुक्त कोष में 46 जो हो क्या होते हैं, गुण होते हैं। 46 गुण होते हैं, और उन्हीं 46 गुणसूत्र से, यानी इन 46 गुणसूत्रों से क्या होता है, बालक का जो है माँ के गर्भ में जो है बनना प्रारंभ हो जाता है या विकास शुरू हो जाता है। इन 46 जो गुणों में होते हैं, तो ये गुण अगर जो पूछे कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े ये कितने होते हैं, 23। लेकिन गुण पूछे तो 46। इन 46 गुणसूत्र जो होते हैं, इन्हें जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इनमें जो है क्या होता है, तो ये 46 गुणसूत्रों में 22 गुणसूत्र पिता से, और जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। 22 गुण कहाँ से होते हैं, पिता से, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। और पिता में जो गुण होते हैं वो X और Y गुण होते हैं। लेकिन 22 जो गुण होते हैं वो माता से मिलते हैं, और उन्हें अंडाणु कहा जाता है। अंडाणु, यहाँ तक समझ में आया? यानी 22 गुण कहाँ से मिलते हैं, पिता से, और 22 गुण माता से। लेकिन ये 22 जोड़े तो कितने हुए, 44 हुए। लेकिन ये जो 44 गुण हुए, ये कैसे होते हैं, तो ये समान होते हैं। और जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि पिता से जो मिलते हैं गुण, उन्हें X और Y के रूप में, और जो माता से गुण मिलते हैं वो X और X के रूप में मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है, यानी 23वां जो जोड़ा होता है, ये अलग होता है, ये समान नहीं होता है। ये कैसा होता है, अलग होता है, और जिसे मनोविज्ञान की भाषा में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी जो समान होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो अलग होता है, विपरीत होता है, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये कौन सा होता है, तो 23वां जोड़ा होता है, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र आपने देख रहे हैं, इन्हीं 46 गुणसूत्रों से क्या बनता है, तो इन्हीं 46 गुणसूत्रों से यानी एक क्या हुआ, संयुक्त कोष बना। संयुक्त कोष, आपके प्रश्न में पूछा जाए कि संयुक्त कोष में कितने गुण होते हैं, तो 46।
लेकिन ये जोड़ा पूछे कितने हैं तो 23। ये 46 जो गुण बने संयुक्त कोष से, तो संयुक्त कोष तो बना एक, इसी संयुक्त कोष से ये जो है 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी ये जो है बढ़ते चले जाते हैं, असंख्य संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। हम कहते हैं कि लाखों की संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, और जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें जीन्स कहते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेकिन ये आपने देखा कि ये जो पिता में X और Y और माता में X और X, तो X जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये X जो है Y से लंबा होता है या बड़ा होता है, लेकिन Y जो होता है ये छोटा होता है या नाटा होता है। Y क्या होता है? छोटा या नाटा। यानी Y छोटा होता है और X कैसा होता है? बड़ा होता है, लंबा होता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन ये जो 23वां जोड़ा आपने देखा जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ये स्त्री में तो समान होता है, स्त्री में, क्योंकि आपने देखा कि स्त्री में एक से ही गुण होते हैं, और जबकि पिता में X और Y होते हैं। तो यानी ये 23वां जोड़ा भी जो होता है स्त्री में, महिला में तो समान होता है, लेकिन पुरुष में अलग होता है, भिन्न होता है। तो ये जो 46 गुणसूत्र बने, इन्हें जो है मनोविज्ञान की भाषा में जीन्स, पितृक या जीन्स, पितृक या क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब ये देख रहे हैं कि ये जो 46 गुणसूत्रों से क्या बना? एक संयुक्त कोष बना। संयुक्त कोष से जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये लाखों की संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, और इससे जो है मेरा शरीर जो है माँ के गर्भ में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि मनोवैज्ञानिकों ने भी ये रिसर्च किया है, माना है कि जब गर्भाधान के 29वें दिन बच्चे में जो है जान आ जाती है, यानी 28वें दिन तक तो जो है जो भ्रूण होता है उसमें जान नहीं आती, लेकिन 29वें दिन, गर्भाधान के 29वें दिन जो है भ्रूण में क्या हो जाता है? जान आ जाती है। अब ये जो आपने देखा, ये जो जीन्स हैं, इन्हें जो है इन्हें हम शील गुण भी कहते हैं। यानी जीन्स को क्या कहते हैं? शील गुण कहते हैं। शील गुण कहते हैं। यहां तक समझ में है? लेकिन ये जो शील गुण है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शील गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। एक तो डीएनए और एक तो आरएनए। इन शील गुणों के द्वारा जो है बालक में जो है पता लगाया जाता है कि कितने गुण माता से मिले हैं और कितने पिता से मिले हैं और कितने इनके पिछली पीढ़ियों से मिले हैं या इनके पूर्वजों से मिले हैं। तो वो जो है शील गुण के आधार पे जो है बच्चे का जब अध्ययन किया जाता है तब जो है ये पता चलता है। और ये शील गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए जो शील गुण होता है इससे जो है माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या पिछली पीढ़ियों से जो गुण मिलते हैं वो किससे पता चलता है? डीएनए से। लेकिन जो आरएनए होता है इससे जो है गुणों का पता नहीं चलता है। आरएनए से गुणों का पता नहीं चलता है, बल्कि आरएनए क्या होता है?
ये संदेश वाहक होता है, हम इसे पोस्टमैन कह सकते हैं या पत्र वाहक कह सकते हैं। यानी जो संदेश डीएनए देता है वो आरएनए क्या करता है, पहुंचाता है। जो संदेश डीएनए देता है, जो सूचनाएं डीएनए देता है वो आरएनए पहुंचाता है। जहां के लिए डीएनए बताएगा कि ये संदेश वहां पहुंचाओ, वो जो है आरएनए पहुंचाता है। इसलिए आरएनए को जो है संदेश वाहक या पत्र वाहक भी कहा जाता है। लेकिन आपने देखा कि यहां तक समझ में आया, आपने देखा। अब एक चीज और हम देखते हैं कि यदि माता, पिता और माता, पिता और माता, पिता से एक्स वाई और माता से एक्स एक्स, एक्स एक्स गुण मिले। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं, ये माता से एक्स गुण आया और पिता से भी ये समान गुण आ गया एक्स, तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन ये माता से एक्स, क्योंकि माता के पास तो एक्स ही एक्स है, लेकिन पिता से एक्स और वाई है। लेकिन ये माता से एक्स आया और पिता से असमान आ गया, समान नहीं असमान आ गया, यानी वाई आएगा आ गया, तो होने वाला संतान क्या होगा, लड़का होगा। यहां तक समझ में आया। इससे ये 100% सिद्ध हो जाता है कि लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है तो इस ग्राफ को आप देख लें, एक बार समझ लें, इसकी फोटो ले लें, फिर उसके बाद में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनकी हम जो है चर्चा करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो पिता द्वारा। आपने पूछा जाता है कि संयुक्त कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। यदि जोड़ा पूछे तो 23। अब यहां तक समझ में आया, तो इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो जो है नोट कर लीजिए, आप नोट करके लिख लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे, इकाई कह लो या इसे कोशिका कह लो, कि सबसे छोटी कोशिका, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, शुक्राणु। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी इकाई या कोशिका, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अंडाणु। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णधानता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो वर्णधानता रोगी वर्णधानता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो ये है लाल व हरे। लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। किस रंग में, तो लाल व हरे रंग में वर्णधानता रोगी अंतर नहीं कर पाता है। यह पूछा जाए कि वर्णधानता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो लाल व हरे रंग में। यह पूछा जाए कि मनुष्य को जब चोट लगती है, किसी मनुष्य को जब चोट लगती है, चोट लगती है, तो जो रुधिर होता है, रुधिर
स्राव, रुधिर स्राव बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है। तो किसके कारण नहीं होता है? तो ये हीमोफीलिया के कारण। हीमोफीलिया के कारण जो है व्यक्ति में रंग नहीं बन, जो है हीमोफीलिया के कारण व्यक्ति में ब्लड जो है बंद नहीं होता है, हम कह सकते हैं। ये बंद क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है ब्लड का जो होता है वो थक्का नहीं बन पाता है। तो ये पूछा जाए किसकी कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। रोग पूछे तो हीमोफीलिया रोग होता है। ये रोग जो होता है ये सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो ये सबसे पहले विक्टोरिया सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में जो है ये रोग देखा गया। ये रोग जो होता है ये जन्मजात होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित रहते होते हैं। इसको समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से ऐसे जो है गुण होते हैं, बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। यदि ये समाप्त नहीं किए जा सकते, यदि ये समाप्त किया जा सकते होते तो मनुष्य में हजारों बीमारियां जो है जन्मजात होती हैं तो वो समाप्त की जा सकती थी। अगला पॉइंट यह है कि यदि पूछा जाए कि वंशानुगत, तो वंशानुगत ये क्या है? तो ये जन्मजात है, जन्मजात है। लेकिन यदि पूछा जाए कि वंशानुगत की इकाई, वंशानुगत की इकाई क्या है? तो जीन, पितृक या क्रोमोसोम्स। वंशानुगत की इकाई पूछे तो जीन, पितृक या क्रोमोसोम। लेकिन ये खाली वंशानुगत पूछे तो क्या है? ये जन्मजात है। यहां तक समस्या। यदि पूछा जाए कि वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? तो जनक इसके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया? यानी मेंडल का जो खोज था वो किस पौधे पर था? तो खोज इन्होंने मटर के पौधे पर किया। किस पौधे पे? मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज किया। कब किया? तो 1866 में किया। कब किया? तो 1866 में किया। इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था। ये पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम किस पौधे का था? तो मटर के पौधे का नाम था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? यदि भ्रूण में क्रोमोसोम्स पूछे तो भ्रूण में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो X और Y होते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि मादा में तो X और X होते हैं, क्योंकि यहाँ भ्रूण में पूछा है, यानी भ्रूण मतलब बच्चे में पूछा है। और बच्चे ये पुरुष और मेल की बात नहीं कर रहा है, पुरुष और महिला की बात नहीं कर रहा है, यानी लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा है, केवल भ्रूण पूछा है। तो भ्रूण में जो होंगे वो X और Y होंगे। लेकिन यहाँ फीमेल की बात किया है तो मादा में कौन से होंगे? X और Y होंगे।
इस प्रकार से जो है यहाँ से अभी तक बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद जो है वंशानुक्रम में जो है मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनको जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं। अब मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, तो सबसे पहले परिभाषा वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम में वो सारी बातें जन्म से नहीं, वंशानुक्रम में वो सारी बातें वंशानुक्रम में जन्म से नहीं बल्कि 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती है। वो क्या है? वंशानुक्रम है। यानी वुडवर्थ ने कहा कि जन्म से नहीं, वंशानुक्रम जन्म से नहीं बल्कि कहा 9 माह पूर्व, यानी 9 माह पूर्व का मतलब गर्भाधान के समय व्यक्ति में जो विशेषताएं होंगी वो उपस्थित होती हैं। और वो विशेषताएं कहाँ से आती हैं? माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से या पिछली पीढ़ियों से आती हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये वुडवर्थ की है। अगली परिभाषा गार्डनर से है। गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। वंशानुक्रम से मिलती है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये गार्डनर की परिभाषा है। यानी बुद्धि कहाँ से मिलती है? वंशानुक्रम से मिलती है। क्योंकि गार्डनर ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है 73 पीढ़ियों का अध्ययन किया। कितनी पीढ़ियों का? 73 पीढ़ियों का अध्ययन किया। और उस 73 पीढ़ियों में जो है ये देखा, सिद्ध हुआ कि जो बच्चे ISPCS के अधिकारियों के थे, उन 73 पीढ़ियों में जो नई पीढ़ी में जो है ISPCS बने, उसमें जो है 70 जो है IS बने, ISPCS बने। यानी 73 पीढ़ियों का अध्ययन किया और 73 पीढ़ी मतलब ISPCS और 73 पीढ़ी मतलब सामान्य व्यक्ति का अध्ययन किया। तो जो 73 पीढ़ी का अध्ययन किया उसमें 70 ISPCS बने, जो बल्कि 73 जो है साधारण व्यक्ति थे, उनकी पीढ़ियों का अध्ययन किया तो उसमें केवल मात्र एक जो है IS बना। इसलिए गार्डनर ने ये कहा, ये सिद्ध करके दिखा दिया कि बुद्धि जो मिलती है वो वंशानुक्रम से मिलती है, यानी जन्मजात होती है, वहां से जो है बुद्धि मिलती है। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं, तो अगली परिभाषा है थार्नडाइक की। अगली परिभाषा थार्नडाइक की है। थार्नडाइक ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो मिलती हैं वो वंशानुक्रम से मिलती हैं। मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से मिलती हैं। मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जिनको व्यक्ति सीखता नहीं, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम,
ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जिनको व्यक्ति सीखता नहीं है, और वो मूल प्रवृत्तियां कहाँ से मिलती हैं? वंशानुक्रम से मिलती हैं। ऐसा किसने कहा? तो थार्नडाइक ने कहा। लेकिन सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां या जन्मजात प्रवृत्तियों को हम जो है मूल प्रवृत्तियां नहीं कह पाते हैं। जैसे छींक आना या आंखें बंद हो जाना, पलक झपकाना, ये जो है मूल प्रवृत्तियां नहीं है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया कहा जाता है। यानी जैसे छींक आ रही, तो छींक आने ये भी तो कोई जन्मजात ही होती है, लेकिन ये मूल प्रवृत्ति नहीं है। ये कैसी क्रिया है? तो ये सहज क्रिया है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अगली जो परिभाषा है वो है गाल्टन की। गाल्टन ने कहा कि महानता का गुण जो होता है वो वंशानुक्रम से मिलता है। महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है। महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है। और अगली परिभाषा पियर्सन की है। पियर्सन ने कहा कि शरीर बनावट या तंत्रिका तंत्र की बनावट जो होती है वंशानुक्रम से मिलती है। शरीर बनावट या तंत्रिका तंत्र वंशानुक्रम से मिलता है। यानी शरीर बनावट या तंत्रिका तंत्र आपने देखा कि जैसे जिस बच्चे के माता पिता जैसे होंगे या दादा दादी जैसे होंगे या नाना नानी जैसे होंगे, बच्चे का उसी आकार का जो है चेहरा होता है, उसी आकार का रंग होता है, उसी प्रकार की बोलचाल की भाषा होती है। तो जो है पियर्सन ने कहा कि शरीर बनावट या तंत्रिका तंत्र ये जो है बालक को वंशानुक्रम से मिलता है। अगली परिभाषा कैटल की है। कैटल ने कहा कि व्यवसायिक जो कुशलता होती है वो वंशानुक्रम से मिलती है। व्यवसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलता है। व्यवसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलता है। ये किसने कहा? तो कैटल ने कहा। कैटल ने कहा और हम भी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति देखा श्रीवास्तव है या लाला है, तो कहते हैं ये तो जो है इनके जीन में है, बिजनेस करना लाला लोगों के जीन में है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू से बिजनेस ही करते आए हैं। इसलिए कैटल ने कहा कि जो व्यवसाय करने में कुशल व्यक्ति होते हैं, ये इसकी कुशलता का गुण कहाँ से मिलता है? वंशानुक्रम से मिलता है। अगली परिभाषा फिर वुडवर्थ की है। वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने अगली परिभाषा दिया। वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल विकास नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल विकास नहीं है। विकास नहीं है, बल्कि क्या है? गुणनफल विकास है। गुणनफल विकास है। यानी हम कह सकते हैं कि विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। वंशानुक्रम जुड़े वातावरण। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो है हम अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो वंशानुक्रम पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नियम बनाए हैं, यानी सिद्धांत बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वातावरण की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।